जय हिंद। एनडीए, सीडीएस और बहुत सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत सारे आज करंट अफेयर्स हैं और मंडे से हम रिवीजन करेंगे एनडीए सीडीएस के करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए। ये अग्निवीर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी जिनका एग्जाम आने वाला उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम अक्टूबर से जितना भी मार्च तक करंट अफेयर रहा, 15 मार्च तक सारा करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। पैटर्न यही रहता है, जब भी एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है तो 6 मंथ लास्ट वाले सितंबर में एग्जाम हुआ था सेकेंड, और उसके बाद जो है करंट अफेयर सितंबर के बाद जितने भी रहते हैं वो सारे रहेंगे। अब आज के करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपेनिंग है। आज के करंट अफेयर सबसे जितने दिन से पढ़ रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। एक सबसे पहला जो करंट अफेयर है प्रारंभ से है। प्रारंभ क्या है? एक इनिशिएटिव है, फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है, और ये इनिशिएटिव जो है प्रारंभ, ये इनकम टैक्स कंपेनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कंपेनिंग स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रारंभ, और ये कंपेनिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी क्योंकि 31 मार्च होता है, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे होता है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने देखा 1 अप्रैल से इनके न्यू लॉज रेवेन्यूज वगैरह शुरू हो जाते हैं। इन्होंने 1 अप्रैल को हमें गिफ्ट दिया, उसको हम अप्रैल फूल मनाते हैं। ठीक है, हमारे नए कार्य जो नए शुरू होते हैं, फाइनेंस ईयर भारत का 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, और उस दिन हम क्या शुरू कर देते हैं, ब्रिटिशर ने बोला ये क्या, अप्रैल फूल। ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है, जब धीरे धीरे पढ़ोगे साथ में कनेक्टिविटी जुड़ती जाएगी। प्रारंभ एक कंपेनिंग है, इसका एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट इनकम टैक्स सिस्टम। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट न्यू इनकम टैक्स सिस्टम। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है 2017 में लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये भी क्वेश्चन लिख लो। गुड एंड सर्विसेज जब लॉन्च किया था, इनकम टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलोंग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। ठीक है, राहुल गांधी इसको क्या बोलते हैं, गब्बर टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का है जो न्यू। कंपनीज एक्ट 2013 को बनाए गए थे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को बनाए गए थे। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब एक एक करके इनको देखते हैं। आप पहले स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चल विनय। फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट आंसर बोल। फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रहमान चल तू बोल। फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तूने नोटबुक आगे पीछे कर ली, गुड। सुनीत, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया while she was holding the portfolio as prime minister of India, इंदिरा गांधी। अब जब तेरे से पूछा था तब तूने आंसर नहीं दिया, उसके टाइम आंसर। ठीक है, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, जो पहली फाइनेंस मिनिस्टर थी, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही थी। ठीक है, निर्मला सीतारमण। और जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उसके पास पोर्टफोलियो में एक और कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, वो थी फाइनेंस मिनिस्टर, और एक बार वो डिफेंस मिनिस्टर ही। पहली फाइनेंस मिनिस्टर फुल टाइम, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर फुल टाइम इंदिरा गांधी है। ठीक है, आंसर लिख लो, याद कर लो। फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये बैंकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब ये कंपेनिंग किसने लॉन्च की, कंपेनिंग लॉन्च की निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को नए बनाए गए थे, इनको इफेक्ट किया जाएगा प्रारंभ को 1 अप्रैल 2026 में। कंपेनिंग जो है ये टीवी में, प्रिंट टीवी, रेडियो, डिजिटल और सोशल मीडिया में आएगी, डिजिटल मीडिया में भी आएगी,
चैट जीटीपी और एक और है मुझे नाम, हाँ उसमें नहीं आएगा, एक और है, देख लेना, ठीक है। और ये जो कंपेनिंग है 10 रीजनल लैंग्वेजेस में दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश के साथ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बोलते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ना एक अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। मरे ह्यूमन राइट्स वाले तब नहीं बोलते इस कंट्री, यहाँ पे कोई ये लोग क्या ऐसे बॉर्न हुए हैं क्या? मैंने सोचने वाली बात है, दुनिया में अफगानिस्तान के लोग क्या ऐसे ही हैं? इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, ठीक है। कभी रशिया इन पे अटैक करता है, कभी यूएसए अटैक करता है, कभी कोई आके अटैक करता है, और ना कभी किसी कारण ये देश, और पाकिस्तान हर रोज इस पे अटैक किया। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने यहाँ पे इतने बच्चों को मार दिया, उनके ऊपर बॉम्ब गिराया बच्चों के ऊपर। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ, पाकिस्तान ने इस कंट्री के हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराया। कोई भी इनको नहीं बोल, इसके लिए ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो रहा कोई भी। चाइना मुस्लिम्स के साथ कुछ भी करे, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता, ठीक है। बट ये पाकिस्तान खुद विक्टिम बन गया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। अब बलूच लोगों ने अपने आप को खड़ा किया, क्रांतिकारी हो गए, बलूच बोलते हैं हम क्रांतिकारी हो गए, ठीक है। अब बलूच ने अटैक इन पे शुरू किया जब, तो ये विक्टिम बन गए। और लास्ट ईयर जफर ट्रेन एक्सप्रेस जो थी, किडनैप की थी बलूचिस्तान के लोगों ने। पहले इन्होंने पाकिस्तान में क्या होता है, बलूचों को उठाते हैं, मार देते हैं, इनकी किसी को भी बलूचिस्तान को ये ऐसे समझते हैं जैसे कोई लोग ही नहीं आए, मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन तब कहाँ चले जाते हैं। ये तो खैर बुर्किना फेसो क्राइम में है ही, आगे वर्ड नंबर 1 है। नाइजीरिया में भी बहुत क्राइम है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, बहुत क्राइम है, ठीक है। यहाँ पे इनकी तो बात ही छोड़ देते हैं। बट ये एशिया के देश है, हमारे एशिया के देश हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ इस रिपोर्ट के अंदर खुद क्या बन गया, विक्टिम। वर्ल्ड लीड टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान लीड कर रहा है कि ये बेचारा क्या है, विक्टिम। हाँ, सबसे भाई देखो, क्वेश्चन नहीं समझाया। पाकिस्तान मींस बेचारी कंट्री बन गई है दुनिया में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टेररिज्म अटैक होते हैं, ये है क्वेश्चन। पर विच कंट्री वर रैंक द मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, पाकिस्तान। बेचारा ये यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। 90s 80s में यहाँ पे फीमेल जो थी, वो एयर होस्टेस थी, फुटबॉलर थी, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थी। आज यहाँ की जो वुमेन्स है, उनकी जो लाइफ है मिजरेबल है। लास्ट ईयर इंडिया ने भी एक वोट इसको दिया, वो फेवर में नहीं था। इंडिया ने जो वोट दिया है कि फीमेल्स की मिजरेबल कंडीशन के ऊपर, इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया। इंडिया का भी वोट था, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है। इंडिया ने भी तालिबान को फेवर किया। बट वुमेन की हालत वहां देख लो कितनी। हमारे यहाँ हम कोई भी है यहाँ पे, सारी लड़कियां घूम रही हैं, 8 बजे घर जाती हैं, 10 बजे जाएं। रात को मैं ऐसे वॉक कर रही थी तो 10 बजे मैंने देखा, 10:30 बजे एक लड़की मीन्स आराम से गली में अब से जा रही थी अपने, थोड़ी लंबी गली है तो आराम से हमारे घर से वो एंड तक दिखती है, उसके आगे तक घूम सकती हैं यहाँ पे। बट तालिबान अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो। नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू जॉइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन आपको आज से करंट अफेयर का है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है। नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री इन द वर्ल्ड टू जॉइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये करंट अफेयर, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम जिसका बैंकिंग का क्वेश्चन होगा, एनडीए सीडीएस में बैंकिंग के क्वेश्चन रहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ब्रिक्स का बैंक है। किसका है? ब्रिक्स का, ये भी याद रखिए। अब चलिए पढ़ते।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, पेरिस। हाँ, न्यूयॉर्क, पेरिस। सॉरी, मैं पागल हूँ, न्यूयॉर्क पेरिस है, फ्रांस पेरिस फ्रांस, ठीक है। पेरिस फ्रांस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, लिख लो, ये लिख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एक क्वेश्चन रहेगा इसका, ठीक है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहां पे है महफूज? तीसरी बार क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इधर आ जा। ओ, दिल्ली में कहां से आ गया? दिल्ली में तो एक, इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कौन सा है? सोलर अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का। इधर आ जा ना, आ जाओ, कैमरे में आ जाएगा तो क्या है, कोई वीडियो नहीं देखता भाई, तू आ जा। कोई वीडियो देखता ही नहीं तो तू क्या टेंशन करता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड, ठीक है, द हेग, नीदरलैंड, लिख लो। फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। अब लिखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विच टू कंट्री विड्रॉ द मेंबरशिप फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? यूएसए एंड, कल किया है हमने क्वेश्चन, अर्जेंटीना। तुमने कल वाला क्वेश्चन भी तुम भूल जाते हो भैया, करते क्या हो? बादाम खाओ, लिखो। हाँ, यूएन का भी न्यूयॉर्क में, और यूएन डे कब होता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, लिखो, बीच में शोर नहीं डालो प्लीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहां पे? जेनीवा, स्विट्जरलैंड, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वुमेन ऑफ द कौन सा इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया? 2026, बोलो, कल क्वेश्चन करवाया था। यूनाइटेड नेशन ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? 2026 ईयर ऑफ द वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन डे फॉर रिफॉर्मर्स। क्या हो गया? इंटरनेशनल वुमेन डे तो वैसे ही चल रहा है, क्या हो गया भाई? तुम क्या पढ़ते हो यार, तुम पढ़ते ही भी नहीं हो। जिस दिन तुम्हें पहले दिन का पूछते हो, तुम्हें पहले दिन का नहीं आता, पिछले साल का पूछूंगी, पिछले साल का नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स पूछते तो स्टैटिस्टिक्स नहीं आती। ये तो कल ही हमने क्वेश्चन किया, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हें क्या बोलूं? जिस दिन मैं सोचती हूँ ना, पहले मैं अपनी क्लास में रेगुलर क्वेश्चंस पूछती थी, मेरी क्लास तभी उठती थी, और यहाँ पे बच्चों को याद होते थे, और तुमने तो हद कर दी हुई है। ये लिखा सही ठीक हो रही हूँ? इंटरनेशनल वुमेन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर्स 2026, कल ही तो तुमने किया क्वेश्चन, कोई क्लास, तो भाई फार्मर नहीं बोला, इंटरनेशनल कृषि सखी थी, नहीं बात की मैंने, कल ध्यान से क्वेश्चन सुनना था। कृषि सखी इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने नहीं लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रही हूँ मैं, फूड एंड, तूने इंटरनेशनल वुमेन डे बोला है खाली, तूने इंटरनेशनल, हाँ, वुमेन फार्मर डे है। मैं बात, तुमने नहीं पढ़ना भैया, तुमको जितनी मर्जी बीच में स्टैटिस्टिक के करवाओ, जो मर्जी करवाओ, जिस दिन डांटेंगे ना उस दिन तुम सबके मुंह बन जाते हैं। चल भी नहीं, आंसर दे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? चल रहमान, कल करवाया था, सुनीत, सिया,
जेनीवा स्विट्जरलैंड, वेरी गुड। तू बोल। दिल्ली। सब दिल्ली में कुछ नहीं है भैया, दिल्ली में कुछ नहीं है, दिल्ली में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है सिर्फ इंडिया में। किसका है? नहीं भैया, कल करवाया था, लिखो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटली रोम है, इटली नहीं, रोम की कैपिटल इटली है, इटली रोम ऐसे लिखते हैं, इटली कामा रोम। फूड एंड एग्री, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, फिर बोलोगे क्या? किसी ने कुछ बोला तुझे? हाँ, फिर तू गुस्से से बोली? नहीं, वो आप रोम इटली बोल रहे थे ना। हाँ, इटली रोम। पेरिस फ्रांस, ठीक है। यूनिसेफ, यूनेस्को हम लिखते हैं पेरिस फ्रांस, ठीक है। उनकी कैपिटल सिटी में हेडक्वार्टर है, मुस्कान कैपिटल सिटी में है, ठीक है। रोम अगर आंसर आएगा रोम लिखना है, इटली, इटली सॉरी इटली और रोम में से आएगा तो आंसर इज इटली है, ठीक है। इटली है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखो, यूनिसेफ का कहां पे है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, 5 हो गए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चल विक्रांत बोल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, हाँ, जेनीवा स्विट्जरलैंड। महफूज, फोर्थ बार मैंने लिखवाया, तेरी कॉपी चेक करूं, कर अपने 8 पेज पीछे लिखा हुआ है, 8 पेज पीछे कर ले, मिल जाएगा। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। चलो यहां देखो, ये रिपोर्ट क्या हो रही है, 163 कंट्री जो है इंपैक्ट है टेररिज्म के, इनके असर है। नेबरिंग अफगानिस्तान along escalate violation in the country have created significant security risk, ठीक है। 2020-25 में पाकिस्तान में जो टेररिज्म डेथ सबसे ज्यादा हुई, ठीक है। खुद ही जफर एक्सप्रेस में जितने भी आर्मी वाले थे, पाकिस्तानी आर्मी के लोग, बाकी इन्होंने सबको छोड़ दिया, सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी जितनी भी थी सबको मार दिया था जफर एक्सप्रेस में, बलूचिस्तान ने, बलूच लोगों ने, ठीक है। जिसमें पाकिस्तान विक्टिम है, 655 लोगों की डेथ हुई, ठीक है, ये भी याद रखिए। जफर एक्सप्रेस अटैक वेयर 442 इंडिविजुअल वाज टेकन होस्टेज, ठीक है। बट चलो जिसने भी दिया, अब ये जो रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, सिडनी बेस्ड कंपनी है उसने दिया है, ठीक है। अब देखो कौन सी है। इंडिया का रैंकिंग 13 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 13 है। जब इंडिया में टेररिज्म अटैक हुआ करते थे, पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही चिल्लाता था, इंडिया बोलता था हम पे टेररिज्म अटैक हो रहे हैं, टेररिज्म अटैक हो रहे हैं। आप तो बॉर्न ही नहीं हुए थे, आप में से बड़े सारे बच्चे 2005 के बाद बॉर्न हुए होंगे, ठीक है। हर रोज ब्लास्ट होता था, हम हर रोज बम ब्लास्ट देखते थे अपनी सिटी में। जम्मू में मुबारक मंडी, पुरानी मंडी में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत से लोग मरे। हमारी सिटी में हर रोज ग्रेनेड फेंकते थे, हर रोज हमारी सिटी में, जहां से मैं आती हूँ वहां पे कोई ऐसा ईयर नहीं था 2004 से पहले, 2004 के बाद नहीं हुआ। हर रोज वहां पे इतना बड़े बड़े ब्लास्ट होते थे, आरडीएक्स इतने मात्रा में पाए जाते थे। पूरे का पूरा सिस्टम 2014 के बाद इंडिया में किसी भी ब्लास्ट की हैपनिंग नहीं हुई, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई। आप चाहे सर्वे कर लो, ठीक है, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ डेटा दे रही हूँ। कितने आप चेक कर लो, आपके हमारे जेएंडके में कितने ब्लास्ट होते थे। हर रोज आप घर से निकल रहे हो, कोई पता नहीं आप ब्लास्ट कब होगा। आप सिनेमा नहीं जा सकते थे पहले, जैसे अभी हम आम मूवीज देखने चले जाते हैं डर के बिना, पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारे ब्लास्ट होते थे, हर रोज होते थे। ब्लास्ट में कोई पूछा नहीं जाता कि तेरा धर्म क्या है, तू किस धर्म का है, तेरा फटू या नहीं फटू, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसा नहीं होता।
हम कैसे ये रियल कैसे होते हैं इसमें क्या बोलते हैं? तू क्वेश्चन नहीं समझ रहा क्या? इंडिया जो है, इंडिया टेररिस्ट से इफेक्टेड है, उसका रैंक 13 है। अच्छा विक्टिम का बता। हाँ, तो उल्टा समझ रहा था। हमें पहले भी तुझे उल्टा समझा, तभी तेरे को सीधा किया ना, फिर उल्टा। ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, ये भी याद रखिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अ सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक्स। 6 ऑफ 10 कंट्रीज, जो बच्चे कश्मीर गए हैं, अब कश्मीर में लोग घूम सकते हैं। लाल चौक में बोलते हैं कि लोग रात के 12-12 बजे तक वहां घूमते हैं। वहां खाली जो टूरिस्ट है वो नहीं, टूरिस्ट टेररिस्ट है। ठीक है, वो नहीं, मिस वहां के लोग भी इंजॉय करते हैं लाइफ को। अब रात के 12 बजे तक लाल चौक में वहां पे बोलते हैं बहुत रौनक देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी करते, लाल चौक की? ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। 6 ऑफ 10 कंट्रीज मोस्ट इम्पेक्टेड बाय टेररिज्म, सब सहारन अफ्रीकन। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सी है? सब सहारन अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टेड है किससे? टेररिज्म से। ठीक है, ये यहाँ पे और भी बड़े मसले हैं। पाकिस्तान लीड द इंडेक्स एज अ कंट्री मोस्ट इम्पेक्टेड बाय टेररिज्म। और डेडलीस्ट टेरर आउटफिट जो है, कंट्री जो ग्रुप्स हैं, जमात, नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, तारिक अल तारिक ए तालिबान पाकिस्तान एंड शाहबाद। ठीक है, ये 3 है। वैसे तो CIA खुद एक सबसे बड़ा टेररिस्ट ऐसे, चलो इसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, यूट्यूब में रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द इंडिया रैंकिंग द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 30। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्सेस देखिए। ये जो इंडेक्स है, इकोनॉमी का इंडेक्स है, इंडिया जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक है विद ए GDP एक्सपेक्टेड 4 ट्रिलियन। ये कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिलियन ग्रोइंग एट द एस्टिमेट रेट ऑफ 6.3% टू 7.4। इंडिया की जो, जब 2014 मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तब भारत की GDP 9% जाने वाली थी। GDP कितनी जा रही थी? 9%। डिमोनेटाइजेशन हुआ, हम 2 GDP हम 2-3 पे आ गए। कितने आ गए? 2 और 3 पे। अब फिर से एस्टिमेट क्या आ रहा है? 7.4%। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तब भारत की GDP 22% थी, जब ब्रिटिशर भारत आए थे। ठीक है, आप पता होना चाहिए। और जब गए तब कितनी रह गई? गरीबी हटाओ नारे आने लगे। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ रह गई, सब कुछ लूट के तो ले गए। ठीक है, अब यहाँ देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 116 रैंक है। वर्ल्ड में मोस्ट हैपनिंग कंट्री है कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी में भारत का रैंकिंग बहुत पीछे है। भारत का रैंकिंग जो है 6 पोजीशन पे है। हाँ 6, ये कर लो, इंपॉर्टेंट। और टॉप पे पाकिस्तान फर्स्ट है। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री जो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, 4 है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अब यहाँ पे सिर्फ एशिया ही गंदा है, या तो अफ्रीका गंदा या तो एशिया गंदा। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ, तो इंडिया 6 है, और मोस्ट साफ जो लोग हैं वो यूनाइटेड स्टेट के हैं और यूनाइटेड किंगडम के हैं। ठीक है, नहीं, हाँ, 120 और 110 रैंक का यूनाइटेड स्टेट, और 110 रैंक और 120 रैंक का मतलब है ये क्लीनेस्ट है, ये पोल्यूटेड कंट्रीज नहीं है। तुम ये नहीं सोचने लगना 1 पे पाकिस्तान है। ठीक है, और सेकंड पे बांग्लादेश, तजाकिस्तान, 4 एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये भाई देखो, ये जितने भी यूरोपियन देश हैं, नॉर्वे इतना सारा, मैंने कल भी आपको बोला था जम्मू से भी छोटा होगा, तो क्लीन ही होगा। तो बाइस्ड जितने भी ये रहती है ना रैंकिंग, मुझे बाइस्ड लगती है। ठीक है, एक इतना बड़ा देश है, उसको संभालना है। यूनाइटेड स्टेट की अलग अलग, जितना भी यूनाइटेड स्टेट है उसके अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही प्रेसिडेंट है।
तो एक एक को अगर सबको अपने अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दे दे तो सब क्लीन हो जाए, तभी उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया को नहीं बोलते, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एशिया मैन्युफैक्चर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 11th है, सॉरी 6th है, ये भी याद रखिए। 11th एशियन कंट्रीज में से भारत का रैंकिंग 6th है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। ये किसने दिया? डेजन शीरा एंड एसोसिएशन है। मलेशिया सेकंड पे है, रिप्लेस किया वियतनाम को, और फर्स्ट पे चाइना है। फर्स्ट पे चाइना, फिर मलेशिया, फिर वियतनाम, और लास्ट में बांग्लादेश। बांग्लादेश से पहले 7th रैंकिंग पे जो है इंडोनेशिया है, 7th रैंकिंग में इंडोनेशिया। फर्स्ट चाइना और लास्ट लीस्ट जो है बांग्लादेश है। पाकिस्तान का नाम नहीं है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारी बांग्लादेश इस जगह में नहीं ये वो देश था जो आज इस जगह में आया, इसके अपने ही हालात की वजह से, जो इसकी पॉलिटिकल चेंजिंग्स आई हैं उसकी वजह से। अगर आज बांग्लादेश में पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आती तो बांग्लादेश भी इस जगह में लीस्ट में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश भी उतना ही ग्रो कर रहा था जितना भारत कर रहा था। 1-2% कम ज्यादा हो सकता है, पर ग्रोथ में वहां पे भी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से मच बेटर है। पाकिस्तान में तो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते नहीं है, सब यूएस यूके में पढ़ते हैं। पाकिस्तान पूरा यूके में पढ़ता है, जो बड़े बड़े रिच लोग हैं सबके सब बच्चे यूके यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ते हैं, किसी का बच्चा वहां नहीं पढ़ता है। अच्छा पीछे चले गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 42nd है। ये कर लो, इंडेक्स में से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में होगा। अभी रिसेंटली इतने ही जैन से लेके मार्च तक इतने ही आया इंडेक्स, ठीक है। आईपी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत का इंडेक्स 42nd है। 55 कंट्री में से भारत 42nd, टॉप में यूनाइटेड स्टेट रहता है, ठीक है। टॉप कौन है? यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, आपको ग्रीन इंटरनेशनल डेट लाइन पता है, जिसको ग्रीनविच कहते हैं, 180। वो भी आपको क्या लगता है इंटरनेशनल डेट लाइन? हाँ, ऐसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन ब्रिटेन, क्योंकि उस टाइम दुनिया को डोमिनेट करता था, तो उसने बोला इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे यहाँ से निकलेगी, हम भारत से भी निकाल सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। समझ आया? ये ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से डेट लाइन वहां चलेगी, इक्वेटर वहां चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में जो आते हैं वो हम लोग आते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट में यूरोप कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने देखा, अब आपको करंट अफेयर का एक टॉपिक बताते हैं। एशिया का मार्केट, एशिया की जो मार्केट है गिर रही है। ट्रम्प क्या कर रहा है? 5 दिन शो डालता है, मैं वॉर नहीं करूंगा। वहां की मार्केट क्या करने लगती है? स्टेबल होने लगती है यूके की, यूएसए की। अब मार्केट में शोर आ गया, पड़ गया। जैसे ही मार्केट ओपन होती है, यूएसए की मार्केट ऊपर हो जाती है, उसके शेयर बढ़ जाते हैं, एशिया के गिर जाते हैं। 5 दिन शोर डाल के रखता है। परसों भी उसने ये स्ट्रेटजी, अगर आपने न्यूज देखी होगी, कल मैंने आपको सुनाया था कि उसने एक रिपोर्ट दिया, अब हम ईरान में अटैक नहीं करेंगे। तो और ईरान ने उसी वक्त आंसर दिया था, हम उनसे कोई भी बात नहीं कर रहे, ये झूठ बोल रहा है। बट वो उसकी स्ट्रेटजी थी अपनी मार्केट को, और जिस दिन शेयर बाजार खुलता है उसी दिन वो स्ट्रेटजी बदल लेता है। जैसे ही शेयर बाजार खुलता है उनकी इकोनॉमिक्स ऊपर हो जाती है। समझ आ रहा आपको? एशिया की मार्केट डाउन हो जाती है और वो ऊपर हो जाते हैं। वॉर में फायदा उन्हीं को ही हो रहा है, एशिया को वीक करेंगे। देखते जाओ अभी ये वार क्या रंग लाती है। अब जितने आप वीक हो गए, यूएसए से मार्केट खरीदोगे नहीं, तेल भी खरीदोगे। अभी एक क्वेश्चन आगे देखो, ठीक है। तेल भी खरीदोगे उन्हीं से ही, सब कुछ उन्हीं से लेने जाओगे नहीं,
सबसे बड़ा जो फ्यूल इंजन वाला था वो तो इसराइल ने अटैक करके उसको जला दिया। ठीक है, बड़ी सारी चीजें हैं, देखो क्या क्या होता भी। आपको वर्ल्ड में भी दुनिया को एक साइड होना चाहिए कि हर रोज एशिया को, जब भी देखो कॉलोनियल पीरियड में एशिया ही वीक हुआ था, यूरोप में कोई यूरोप में भी हुआ था, बट एशिया की सारी ऑलमोस्ट कंट्री अफ्रीकन एशियन कॉन्टिनेंट की पूरी कॉलोनलाइज थी। ठीक है, अब ये भी एक तरह का सिस्टम ही है कि जैसे ही वो उनकी इकोनॉमिक डाउन होते हैं वो वॉर करते हैं, दूसरी कंट्री में अटैक करते हैं और पूरे की पूरी कंट्रीज की अर्थव्यवस्था को हिला देते हैं, उसके साथ उस कॉन्टिनेंट को भी हिला देते हैं। अब सबसे ज्यादा एलपीजी जो आती थी इसी एरिया से आती थी, पूरे का पूरा वर्ल्ड हिल गया हुआ है। बहुत सी कंट्रीज जो है अभी इस टाइम वर्क फ्रॉम होम, बहुत सी कंट्री ने अपने पेट्रोलियम बिल्कुल बंद कर दिया है। बड़ी सारी कंट्रीज ने अपने लोगों को ऑफिस बुलाना बंद कर दिया है, मार्केट में बेचना बंद कर दिया है। अब आप देखो, इसका सर्वे देखो, कितनी सारी कंट्रीज है। मोहित भैया और सिया, हम जब प्रोफेशनल क्लास में आते हैं ना, हम पहले दिन एक सबको राय देते हैं, नए बच्चों को भी, दोस्त आर नॉट अलाउड। सिया दीदी को छोड़, नहीं तो सिया दीदी पढ़ने नहीं देगी। सिया दीदी आप मोहित भैया को छोड़ो, मोहित पढ़ने नहीं देगा, ठीक है ना? हाँ, सिया दीदी और मोहित भैया के बीच लड़ाई है, ठीक है? मोहित भैया और सिया वैसे जो छोटी आती है ना वो भी बड़ी शरारती है, तो वो अलग बैठक है। सिया नाम के बच्चे शरारती होते हैं ना। चल मोहित, तू कल से आगे बैठना। पहले तू 15-20 दिन बड़ा सिंसियर था, अब तू नहीं है सिंसियर, ठीक है? चलो, सिया दीदी सिंसियर हो गई है पढ़ाई में, उनको तंग नहीं करो। इस साल उन्होंने जॉब निकाली, अभी उसका असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ठीक है, लट आगे चल गया। मेरे को टेंशन हो गई थी, मैंने कहा एनडीए सीटीएस में ये काम बीच में घुस गया। ठीक है, शुक्र है। वर्ल्ड वाटर डे 22 ऑफ मार्च, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ रेमान, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, लिख लिया। और थीम लिखो वाटर एंड जेंडर, ये याद कर लो, वाटर एंड जेंडर। और ये जो जेंडर दिया है, रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, यूनाइटेड नेशन ने दिया है। वर्ल्ड वाटर डे 22 ऑफ अप्रैल क्या होता है? 22 ऑफ अप्रैल क्या होता है? अर्थ डे, लिख लो। 22 ऑफ अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल बोलते हैं, और ठीक है, अप्रैल हम बोलते हैं अप्रैल, ठीक है। अप्रैल जो है 22 अर्थ डे होता है, ठीक है। जब आप ये आप स्कूल कॉलेजेस में अपने प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हो, ठीक है। अब देखो, इंडियन नेवी ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी प्रोजेक्ट 78 है, प्रोजेक्ट 78 के अंदर स्टेल्थ फ्रिगेट बनाई गई है, जितनी भी स्टेल्थ फ्रिगेट बनाई गई है सब हिल्स के नाम पे है, ठीक है, सब हिल्स के नाम पे है। हिमगिरी, उदयगिरी, दोनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, 7 है। मैंने यहाँ 2 ये है नीलगिरी, ठीक है। कितनी है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएनएस मीन्स इंडियन नेवल शिप नीलगिरी। ये जितनी भी प्रोजेक्ट 78 के अंदर बनाई गई है, ये मैसगांव डॉक शिप लिमिटेड ने और जीआरएसए ने, जीआरएसए मीन्स गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने बनाया। ये बॉम्बे किया है, मैसगांव डॉक शिप बिल्डर बॉम्बे की है, और ये कोलकाता की है जीआरएसई, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोजेक्ट 17A में आती है। इनको नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट कहा जाता है। द इंडियन नेवी इज प्रिपेयरिंग टू कमीशन लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। 3 अप्रैल को इसको कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में। ये सारी की सारी लर्न कर लो। आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, ये कमीशन हो चुकी है। इसको कमीशन महेंद्रगिरी को किया था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, 2023 में। ये 7 शिप है जिसको मैसगांव डॉक शिप बिल्डर ने बनाया है। और इंडियन स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी किसने बनाई है? मैसगांव डॉक में। तुझे क्या हो गया? तुझे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरफेरेंस किया है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में।
इन्होंने रिफ्यूज किया है इंटरव्यू विद द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर अलोंग द रिमूवल। मैनग्रोव्स ही आप हटा दोगे तो सॉल्ट जो मैनग्रोव जो होते हैं ये कोस्टल एरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं वहां की सॉल्ट को मेंटेन करते हैं। आप पॉज कर एक मिनट। उसका यहाँ देखो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि रिमूवल ऑफ 45,675 मैनग्रोव ट्री को रिमूवल करने की परमिशन दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इंटरवीन किया। ऐसा नहीं हो सकता, रिफ्यूज टू इंटरफियर विद द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग द रिमूवल ऑफ इतने मैनग्रोव ट्रीज। ये जो मैनग्रोव ट्रीज बॉम्बे में आते हैं ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। मैनग्रोव ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल्स में लगते हैं। और ये कौन सा टोटल कोस्टल एरिया, डेट इज ए वर्सोवा वायनाड, ठीक है, वर्सोवा वायनाड, ये बॉम्बे महाराष्ट्र में है। ये भी यार सुप्रीम कोर्ट एक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बड़े सारे बच्चे मेरी क्लास में हैं जिन्हें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, बड़े सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक है, कितने हैं, एक। लिखो हाई कोर्ट 25, हाई कोर्ट कितने, 25। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम होता है, नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, 33 प्लस 1 चीफ जैसे 34। कोलेजियम में हाउ मेनी जजेस इन कोलेजियम, ठीक है, कोई भी आता फीमेल जज नहीं है। 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। 1 जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। चल महफूज, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हाई कोर्ट एक है, हाँ 25। एक और कोर्ट होता है ना, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, वो बड़े सारे होते हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। नहीं ये चीफ जस्टिस फीमेल कोई भी नहीं है, नहीं, जज नहीं है। जज तो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल कोई नहीं है अभी तक बनी, ठीक है। ये सारे एक ही खानदान के लोग हैं जिनके ट्रीज ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है। इनकी भी मोनोपोली है, इनकी भी भारत में मोनोपोली है। यही इसी खानदान के, इसी के रिश्तेदार क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते जाते। बार बार गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पैटर्न को चेंज करने की बार बार कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने सारे 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे केसेस थोड़ी सॉल्व होते हैं, ठीक है। और जितने भी जजेस आते हैं सारे के सारे एक ही पेड़ के आगे टहनियां हैं, ठीक है। डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब उसका बेटा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा अगर इनकी मोनोपोली। ये भी एक तरह के देश में क्या करते हैं, मोनोपोली करते हैं, कभी भी या कुछ भी कोई स्टेटमेंट देने लगते हैं। B.R. गवई जो थे, इनकी अगर आप एजुकेशन हिस्ट्री देखो तो ये मत से ही पास हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और ये इनका इतिहास देख लो, ठीक है। ये जितने भी चीफ जस्टिस बहुत सारे हैं, पर ये एक ही पेड़ के ताने बाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव 15,000 यूथ इन AI स्किल। इसका इनिशिएटिव लिया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, और इसको लॉन्च भी किसने किया, AI स्किलिंग इनिशिएटिव को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। एम क्या है, स्ट्रेंथनिंग AI कैपेबिलिटी इन एरिया एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड मीडिया टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना है थ्रू AI, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया है, कोलैबोरेशन किया गूगल और यूट्यूब के साथ, किसके, गूगल और यूट्यूब। इसमें 15,000 पार्टिसिपेशन रहेगी, और ये इंप्लीमेंट किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव, मुस्कान इधर देख, इसको इंप्लीमेंट किसने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तेरा फास्ट है ना आज, मेरे साथ खाना, ठीक है। चलो मुस्कान तो मुस्कुराती रही, अच्छी लगती है। यहाँ तक रखते हैं, सर की क्लास भी होगी, टाइम बड़ा हो गया। थैंक यू, जय हिंद। आज डिस्कशन ज्यादा होगी, ठीक है।